नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। तो अपना लेसन चल रहा है कक्षा 12 भूगोल का। पीछे जो अपने वीडियो क्लास ली थी वो लेसन नंबर 3 जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में चल रहा है अपना। उसकी हमने 5 वीडियो क्लास बना ली है। आज ये अपना पार्ट रहेगा 6ठा। तो आप पहले उन 5 पार्टों को देखें, नोट्स के रूप में तैयार भी करें उनको। और आज हम जो देखने वाले हैं वो यूरोपीय महाजन समूह के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाला जो 5वां पार्ट था उसमें हमने देखा था एशियाई जन समूह की कुछ विशेषताएं। आज देखते हैं हम यूरोपीय जन समूह की कुछ विशेषताएं। तो जन समूह होता क्या है, जन समूह होता क्या है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहा हूं। यानी कि जैसे यहाँ यूरोपीय महासमूह या महाजन समूह आया है तो पूरा यूरोप महाद्वीप न होकर यूरोप महाद्वीप में वह क्षेत्र जहाँ ज़्यादा सघन जनसंख्या निवास करती है, ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है, या ये कहें कि जनसंख्या का जमावड़ा अधिक पाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं आप यानी कि जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, उसी क्षेत्र को हमें महासमूह या महाजन समूह में शामिल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय महासमूह या महाजन समूह। तो दोस्तों यहाँ आप पूरा यूरोप महाद्वीप नहीं समझना है, आपको न समझें। क्यों? क्योंकि उसी क्षेत्र को समझना है यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्रों में या कौन से देशों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उसी क्षेत्र को हम इसके अंतर्गत लेते हैं। लेकिन आज हम यूरोपीय जन समूह या महाजन समूह पढ़ रहे हैं तो आपको यूरोप महाद्वीप का थोड़ा डायग्राम यानी कि मानचित्र का पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ कोशिश करूंगा, इधर पहले यूरोप पे महाद्वीप का थोड़ा सा एक मानचित्र बनाएंगे, प्रतीक मानचित्र मानिए या रेखा मानचित्र बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, इधर ग्रीनलैंड लेते हैं हम। तो ये ग्रीनलैंड वैसे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इस ग्रीनलैंड पर याद रखना आप, ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है और ग्रीनलैंड पर इसी का अधिकार है। तो प्रशासनिक दृष्टि से किस देश का अधिकार है ग्रीनलैंड के ऊपर? डेनमार्क का। और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। उसके बाद में यहाँ यूरोपीय देश आता है एक आइसलैंड। आइसलैंड के नीचे यहाँ आप देखोगे एक इस प्रकार से आयरलैंड आता है, और आयरलैंड के पास इस प्रकार से एक देश आता है, उसको हम जानते हैं इंग्लैंड के नाम से। इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, लेकिन आज इसको हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी आप जानते हैं। एटलस में देखोगे तो यहाँ आपको संयुक्त राष्ट्र लिखा हुआ मिलेगा, ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन क्या है? क्या अकेला एक देश ग्रेट ब्रिटेन में आता है, या 4 देश आते हैं, या 3 देश आते हैं? ये एक दिन फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहा जाता था। आज हम इसको इंग्लैंड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एक और देश ऐसे आता है इसका, यहाँ से एक देश और आता है, यहाँ एक देश उभरता है यहाँ। तो ये जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को हमें क्या बना, यहाँ क्या बना रहे हैं हमें, चलो देखते हैं। यूरोप महाद्वीप का मानचित्र बना रहा हूँ, थोड़ा गौर करना आप। देखो ये ऐसे लगा रहा हूँ मैं, ये मेरा हाथ है, तो यहाँ तो ये अंगूठे का निशान है, इसके चारों ओर मैं ये अपना मार्कर लेता हूँ, और नीचे ये जो चिटली है, चिटली के चारों ओर मैं लेता हूँ ऐसे। कहने का मतलब यहाँ तो अंगूठा आ गया मेरा, और यहाँ चिटली अंगुली आ गई। तो ये इस प्रकार से क्या बना है, एक देश बना है। यहाँ ये एक देश बना है, ये भी एक देश बना है। दोस्तों जो अंगूठे के उभार जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, तो ये एक देश है, और ये चिटली का एक सिंबल बना है, निशान बना है, ये भी एक देश है। लेकिन मैं इनके बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ, पहले इस यूरोप को बना लेता हूँ। तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा आ जाता है दोस्तों। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप आ जाए, इसको हम अगले वीडियो क्लास के अंदर जो अफ्रीका महाजन समूह पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। आज मैं केवल यूरोप बना रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से ये वापस यहाँ बोथिनिया की खाड़ी है, फिर रिंगा की खाड़ी है यहाँ, और इस प्रकार आगे होते हैं ये बाल्टिक सागर आता है। यहाँ देश है, यूरोपीय देश है। यहाँ आप देखते हैं कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ श्वेत सागर है। इस प्रकार होते हुए आगे ये एशिया में मिल जाता है। यहाँ
यानी कि भौगोलिक दृष्टि से यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हुए हैं, इसीलिए यूरोप और एशिया को जुड़े हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है इनको। तो यहाँ देखते हैं तो ये अपना ऐसे बनता है ये क्षेत्र इस प्रकार से। ये अफ्रीका भी इसके साथ जुड़ा हुआ था यूरेशिया के साथ, लेकिन यहाँ एक स्वेज नहर बनाई गई और उसके कारण ये अफ्रीका महाद्वीप अलग हो गया। तो ये स्वेज नहर के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ ये जो क्षेत्र बचा है, ये कौन सा क्षेत्र बचा है जहाँ मैं ये डॉट डॉट कर रहा हूँ, तो दोस्तों याद रखें यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है जलभाग। कौन सा क्षेत्र है ये जलभाग है ऐसे, और यहाँ एक और सागर बनता है, सागर बाद में पढ़ेंगे चलो। तो ये जो जल क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्या नाम है, इसको हम बोलेंगे भूमध्य सागर। इसको हम बोलेंगे भूमध्य सागर। किसको, जो मैंने ऊपर डैश किया है ये भूमध्य सागर है दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ इधर ये आता है काला सागर। काला सागर ये आप एटलस में जरूर देख लें। भूमध्य सागर यानी कि भूमध्य सागर है वो अफ्रीका और यूरोप को पृथक करता है, अलग अलग करता है। ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है ये महाद्वीप कहलाता है यूरोप। कौन सा महाद्वीप कहलाता है ये कहलाता है यूरोप महाद्वीप। और ये इससे जुड़ा हुई है ये कहलाता है एशिया महाद्वीप। एशिया और यूरोप के जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं यूरेशियाई क्षेत्र। तो यूरोप क्षेत्र, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप दोनों के बीच में ये जो जल क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। अब हम आज क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है यूरोपीय। आज हमें क्या पढ़ना है, यूरोपीय जन समूह या यूरोपीय महासमूह बोलो या महाजन समूह पढ़ना है। यूरोपीय महाजन समूह पढ़ेंगे तो केवल यूरोप को देखेंगे, अफ्रीका का अपने यहाँ कोई यूज नहीं करना है, काम में नहीं लेना है। इसलिए समझाने के लिए मैंने बना दिया था, लेकिन अब मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम नोट्स लिखने के लिए काम में लेंगे। चलो एक बार फिर कुछ देशों के नाम बताता हूँ। यूरोप को अलग कर देता हूँ एशिया से। एशिया और यूरोप अलग कैसे होंगे दोस्तों, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ एक पर्वत श्रेणी बनती है, उस पर्वत श्रेणी को हम जानते हैं यूराल पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी, यूराल पर्वत श्रेणी। और आगे देखते हैं इसी यूराल पर्वत श्रेणी से एक नदी निकल के आती है जिसको हम जानते हैं यूराल नदी। यूराल नदी, थोड़ा गौर करें यहाँ पे, ये यूराल पर्वत श्रेणी और यूराल नदी ही यूरोप और एशिया को विभाजित करती है, यानी कि दोनों को अलग अलग दर्शाती है। क्वेश्चन आ भी सकता है एशिया और यूरोप को अलग अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है, तो यूराल पर्वत श्रेणी और यूराल नदी है, ये इनको अलग अलग करने वाले। फिर यहाँ कैस्पियन सागर भी है, काला सागर भी है, ये दोनों इसको विभाजित करते हैं। चलो हमें ये ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है देशों और जनसंख्या पर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या के कुछ आंकड़े पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं कुछ देशों के नाम मैं यहाँ आपको करवाना चाहूँगा। तो दोस्तों थोड़ा सा सागर के बारे में बताता हूँ। यहाँ काला सागर है, यहाँ आपको कैस्पियन सागर मिलेगा, यहाँ आपको कैस्पियन सागर मिलेगा कि इस प्रकार से खड़ी मूंगफली का सा आकार मिलेगा, देख लेना आप अपनी एटलस के अंदर। तो कैस्पियन सागर, और यहाँ ये जो जल भाग है, ये जल भाग है, ये भी जल भाग है पूरा का पूरा। तो ये जल भाग है दोस्तों, यहाँ देखिए, तो ये जल भाग है, ये जल भाग है पूरा। ये खाली बोर्ड दिख रहा है, ये पूरा जल भाग होगा फिर आपके लिए। ये लो मैं मिटा देता हूँ इसको। तो यहाँ देखिए कुछ सागर बनवाता हूँ मैं, एक बार फिर शुरू करेंगे हम जनसंख्या से। ये ठंडे प्रदेश हैं, तो यहाँ तो दोस्तों ये जो जल भाग है ये है बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर। बोर्ड पे दिख रहा है क्या, हाँ बाल्टिक सागर। ये ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा, चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा होगा आपको। तो बाल्टिक सागर यहाँ है, ये तो दिखाई दे रहा है ना, चलो ठीक है इधर बना लेता हूँ। ये बाल्टिक सागर है दोस्तों, लेकिन ये बाल्टिक सागर हो गया। यहाँ देखिए आप, ये जो क्षेत्र यहाँ एक सागर बनता है यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर सागर। क्या बोलते हैं, उत्तर सागर। उत्तर सागर कहाँ है, ये एक देश है अंगूठे जैसा। मैंने थोड़ी देर पहले इस प्रकार से ये निशान बनाया था, यहाँ चिटली रखा था, यहाँ अंगूठा रखा था।
तो ये अंगूठे का जो उभरा हुआ निशान सा दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम है दोस्तों डेनमार्क। इस देश का क्या नाम है? डेनमार्क। डेनमार्क। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? इस यूरोपीय देश का अधिकार है ग्रीनलैंड के ऊपर, तो ये डेनमार्क है, यहाँ है। अब थोड़ा गौर से देखें, डेनमार्क के पश्चिम में यहाँ ये सागर बनता है। सागर किसे कहते हैं? वह जलभाग जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा होता है, सागर कहलाता है। तो यहाँ देखिए ये सागर है उत्तर सागर। कौन सा सागर है? डेनमार्क के पश्चिम में कौन सा सागर है? उत्तर सागर। और पूर्व में ये जो सागर है, ये सागर है बाल्टिक सागर। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक नहर बनाई गई है। यहाँ उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को मिलाने के लिए एक नहर बनाई गई है, और इस नहर का नाम है कील नहर। कौन सी नहर है? कील नहर। जिंदगी में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कील नहर कौन से दो सागरों को मिलाती है? तो यहाँ मिलाती है उत्तर सागर और अपने बाल्टिक सागर को। चलो, एक स्वेज नहर यहाँ बनती है, जो मैंने बताया था आपको, ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली यहाँ स्वेज नहर बनती है, जो कि अफ्रीका को अलग करती है यूरेशिया से। हाँ, अब कुछ देश देख लेते हैं। मैंने बता दिया भूमध्य सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर बनेगा, या बाल्टिक सागर या उत्तर सागर बन गया। चलो देखते हैं, ये कुछ क्षेत्र देशों के नाम लिखता हूं। ये मैंने आपको आइसलैंड बताया था, जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। यहाँ मैंने आयरलैंड बताया था, और ये मैंने आपको इंग्लैंड बताया था, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राज्य। आगे देखते हैं, ये देश देखिए दोस्तों, यहाँ डेनमार्क है। डेनमार्क के नीचे का जो यहाँ ये जो क्षेत्र है, यहाँ जर्मनी है। यहाँ कौन सा देश है? जर्मनी। जर्मनी के इधर पश्चिम में है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। और जर्मनी के यहाँ पूर्व में है पोलैंड। तो डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड। यहाँ आपका है लग्जमबर्ग भी देश है, एक छोटा सा लग्जमबर्ग। और नीचे आइए, यहाँ आपको एक कट में देश मिलेगा ऐसे। तो दोस्तों ये देश बनेगा आपका पुर्तगाल। कौन सा देश बनेगा? पुर्तगाल। और पुर्तगाल के साथ में ये वाला जो है स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन यहाँ है। और दोस्तों यहाँ बनेगा आपका फ्रांस। कौन सा देश है यहाँ? फ्रांस। ऊपर जर्मनी आ गया। और वहाँ देखिए नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, यहाँ पुर्तगाल, और यहाँ स्विट्जरलैंड बनेगा। यहाँ ये देश बनेगा स्विट्जरलैंड। यहाँ चिटली का निशान बनाया था, और चिटली से मिलता जुलता इटली। चिटली बोलो या इटली बोलो, एक जैसा ही है। तो ये चिटली जैसा बाहर निकला हुआ एक प्रायद्वीपीय ये देश बना हुआ भूमध्य सागर में। ये भूमध्य सागर में है, एक देश बाहर निकला हुआ है, थोड़ा अंदर निकला हुआ है, तीनों से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणी भारत नीचे तीन ओर से पानी से घिरा है, तो उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इटली भी क्या है? प्रायद्वीपीय देश है। और दोस्तों यहाँ ये एक प्रायद्वीप और बनता है, ये यूनान बनता है। कौन सा देश बनता है यहाँ? यूनान। तो बाकी यहाँ ये देश मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। ये यहाँ मैंने आपको स्विट्जरलैंड बता दिया, जो दुनिया का सबसे सुंदर और अमीर देश कहलाता है, जो कि इटली के उत्तर में है। और एक नाम सुना होगा अपने, आल्प्स पर्वत श्रेणी। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो यहाँ है, इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य, यहाँ आल्प्स पर्वत पाया जाता है। चलो देखते हैं दोस्तों, अब आपको देशों का पता चल गया। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रह गई अपनी, कि यहाँ एक देश है, यहाँ ये देश है एशिया का और यूरोप का, दोनों में मिला हुआ। ये देश इस प्रकार से एक बड़ा देश है, जिसको हम जानते हैं रूस के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? रूस। तो रूस है वो आधे से ज्यादा तो है एशिया में, और पश्चिमी जो रूस है ये यूराल नदी और पर्वत के इधर भी क्या रह जाता है? रूस रह जाता है। दोस्तों इस रूस को हम बोलते हैं यूरोपीय रूस। इस रूस को किस नाम से जानते हैं? यूरोपीय रूस के नाम से जानते हैं। ये एशियाई रूस के नाम से जाना जाता है। हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ यूरोपीय जो रूस है इसकी भी हम पढ़ेंगे जनसंख्या, यानी कि ये जो यूरोप है पूरा महाद्वीप, इसकी जो जनसंख्या है वो 74 करोड़ है। और इन 74 करोड़ जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? वो ये यूरोपीय रूस है। यानी कि रूस एशिया में भी है,
इसको हम एशियाई रूस कहेंगे, इसको हम यूरोपीय रूस कहेंगे, जबकि देश एक ही है, शासन दोनों का एक ही चलता है, महाद्वीप में परिवर्तन किया अलग अलग। यानी कि रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में है और यूरोप में है। एक पीछे वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था, इसके अलावा एक अन्य देश और है जो इन्हीं 2 महाद्वीपों में है, उसका छोटा सा भाग तो यूरोप में है और ज्यादातर भाग उस देश का एशिया में है। तो वो कौन सा देश है? पीछे बताया हुआ, बताइए बताइए कौन सा देश बताया हुआ है? कौन सा? नहीं, अनीता बता, आप बताओ। अरे यहां देखिए कि रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसी प्रकार एक अन्य देश और है जो यूरोप में भी है और एशिया में है। देश एक है, महाद्वीप 2 है, उनके 2 महाद्वीपों में, एक ही देश 2 महाद्वीपों में। विश्व में ऐसे 2 ही देश है केवल, एक रूस मैंने बता दिया, एक अन्य देश भी है, उसका नाम बताइए। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद में, बताऊंगा, आप आगे बताऊंगा लास्ट तक। चलो देखते हैं। यहां अभी बता देता हूं, ये जो लाइन जाती है यहां काला सागर से मिलता है भूमध्य सागर, तो इसके इस ओर एक छोटा सा टुकड़ा बसता है और इस ओर यहां एक बड़ा भाग बसता है। ये एक देश है, उसका कुछ हिस्सा तो इसे जल भाग के इधर है जो यूरोप में आता है, और ज्यादा इसका भाग है वो इधर रह जाता है, और ये आता है एशिया में। तो ऐसा जो देश कौन सा है, इसको हम जानते हैं टर्की। टर्की, या आप इसको बोलो आप तुर्की। टर्की या तुर्की के नाम से जाना जाता है। ये देश है जो कुछ पश्चिमी टर्की है वो तो आता है यूरोप महाद्वीप में, और जो पूर्वी टर्की है, ज़्यादा बड़ा भाग है, वो एशिया में आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो टर्की और एक रूस, ऐसे 2 देश हैं 2 महाद्वीपों में, यानी कि 2 महाद्वीपों में स्थित है, और बाकी ऐसा नहीं है। आप एटलस में देख सकते हैं, और यूरोप का जो मानचित्र है एटलस में दिया हुआ, उस पर जाके देखें आप दोनों को ही। चलो अब शुरू करते हैं, कुछ विशेषताएं हैं वो अपनी क्लास की शुरू करते हैं। तो आप नोट्स के रूप में लिखें, यूरोपीय जनसमूह की प्रथम यानी कि पहली विशेषता लिखें आप। मैं इसकी 7-8 विशेषता लिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, यूरोपीय महासमूह एशियाई महासमूह के बाद दूसरा बड़ा महासमूह है। लिखिए आप, यूरोपीय महासमूह या महाजन समूह एशिया महासमूह के बाद, महासमूह के बाद दूसरा, पहला तो एशिया जनसमूह हो गया और दूसरा हो गया यूरोपीय महासमूह। यूरोपीय महासमूह है, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं, यूरोपीय महासमूह एशिया महासमूह के बाद दूसरा बड़ा महासमूह है। दूसरा बड़ा महाजन समूह है, या महासमूह, बुक में तो समूह दिया है लेकिन आप इसको महाजन समूह कह सकते हैं, क्योंकि यही पढ़ रहे हैं हम। पूरा दिख रहा है क्या बोर्ड पे? यहां देखो, दिख रहा है वो? चलो ठीक है। इसमें देखिए दूसरा सबसे बड़ा समूह है, लिख लिया? चलो अगली विशेषता लिखो, इसकी दूसरी विशेषता लिखो। यूरोपीय महासमूह का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश यूरोपीय रूस है। मैं लिख देता हूं, यूरोपीय महाजन समूह का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश यूरोपीय रूस है। यूरोपीय रूस, न कि एशियाई रूस। एशियाई रूस इसमें शामिल नहीं है, यूरोपीय रूस है।
दूसरा बड़ा देश यानी कि यूरोपीय महासमूह का दूसरा बड़ा देश जर्मनी है। इसकी जनसंख्या यानी कि जर्मनी की जनसंख्या 8.2 करोड़ है। 8.2 करोड़ है। यहां आप देखेंगे कि एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह कौन सा है? अपना यूरोपीय जनसमूह है। लेकिन दूसरी विशेषता में कि यूरोपीय जनसमूह का या महाजनसमूह का सबसे बड़ा जो देश है जनसंख्या के आकार में, तो वो यूरोपीय रूस है और दूसरा जर्मनी आता है। दोस्तों देखिए, यूरोपीय रूस तो ये यहां रह गया और जर्मनी यहां रह गया, इसके यहां यानी कि डेनमार्क के नीचे। मैंने आपको बताया था कि यहां जर्मनी है और जर्मनी की जो जनसंख्या है वो अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 8.2 करोड़ है। अब आते हैं कि इस पूरे महासमूह की जनसंख्या कितनी है। तो महासमूह पूरा महाद्वीप नहीं लिया जाता, केवल वो क्षेत्र लिए जाते हैं जहां जनसंख्या अधिक होती है। जैसे उत्तरी यूरोप है, उन देशों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। चलो देखते हैं आगे। बताता हूं कि पूरे यूरोप महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो 74 करोड़ है। कितना है? 74 करोड़ है। चलो देखते हैं। तीसरी विशेषता लिखिए यहाँ पे, संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की बोल रहा हूं, न कि यूरोप जनसमूह की। संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या, संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या 74 करोड़ है। कितना करोड़ है? 74 करोड़, 74 करोड़ है। अब देखो आप, 74 करोड़ तो टोटल है और उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रूस में है और दूसरे नंबर पर जर्मनी में है। तो जर्मनी में 8.2 करोड़ है, तो रूस की जनसंख्या वो 8.2 करोड़ से ज्यादा ही है। बाकी देशों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसमें 74 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है पूरे यूरोप महाद्वीप में। अब थोड़ा गौर से सुनो, ये जो 74 करोड़ जनसंख्या मैंने बताई है वो संपूर्ण यानी कि पूरे यूरोप महाद्वीप में बताई है, न कि यूरोपीय जनसमूह में, न कि यूरोपीय महासमूह में। यूरोपीय महासमूह में नहीं बताइए मैंने आपको, पूरे यूरोपीय ये सारे ठंडे प्रदेश है ना, उनको भी शामिल किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि यहाँ ये उत्तरी यूरोप है, तो यहाँ आपका नॉर्वे है, ये इधर वाला स्वीडन है और इधर वाला ये फिनलैंड है। तो इन सबको मिलाकर कितना है? 74 करोड़ है। लेकिन यूरोपीय महाजन समूह में पूरा यूरोप महाद्वीप नहीं आएगा। इसका मतलब है केवल वो देश आएंगे जो ये वाले देश हैं जहां जनसंख्या का जमावड़ा अधिक होता है। तो अब इसमें आगे लिखेंगे, संपूर्ण यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या है वो 74 करोड़ है, जिसका 75% भाग यानी कि 74 करोड़ का 75% भाग एशियाई महासमूह में आता है, यूरोपीय महासमूह में आता है। यूरोपीय महासमूह या महाजन समूह में आता है। पूरा यूरोप की जो जनसंख्या है उसका 75% भाग तो इस यूरोपीय महासमूह में आता है। 25% जनसंख्या ही ऊपर वाले ठंडे प्रदेशों में बसती है या बचती है या रहती है। दिखाई दे रहा है नीचे बोर्ड पे? चलो ठीक है। तो आप देखिए कितनी विशेषताएं हो गई, इसकी 3 विशेषताएं हो गई। इसके आप नोट्स बनाइए, जल्दी से अपने कॉपी में उतारिए इसको। चलो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। चलो मैं इसको साफ करता हूं। अगली यानी कि चौथी विशेषता, यूरोपीय महासमूह की चौथी विशेषता क्या है? परीक्षा में हो सकता है आपसे 2 विशेषता 3 विशेषता पूछ ली जाए, 1 विशेषता पूछ ली जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन आए। दोस्तों ध्यान रखना, अब की बार कोरोना के कारण आपका सिलेबस है वो 70% कर दिया गया है। तो यानी कि शॉर्ट हो गया आपका सिलेबस, और इस शॉर्ट यानी कि छोटे सिलेबस में आप अधिक
अंक यानी कि प्रतिशत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और वो आपकी मेहनत पे रहेगा। चौथा जो विशेषता है, इसकी चौथी विशेषता देखते हैं, किसकी? यूरोपीय महासमूह की चौथी विशेषता में हम क्या लिखेंगे? यूरोपीय महासमूह की चौथी विशेषता में लिखेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा था कि एशिया, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, एशिया जो महाजन समूह था, उस एशिया महाजन समूह का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो किन अक्षांशों के मध्य था? बताओ। हाँ सही है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एशियाई जनसमूह विस्तृत था या पाया जाता है। इसी प्रकार इसकी विशेषता देखते हैं कि यूरोपीय जनसमूह है, यूरोपीय महाजनसमूह कहें या महासमूह कहें, यूरोपीय महासमूह कहां से कहां तक यानी कि किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? वो एशियाई महासमूह था, वो तो अपना था 10 से 40, और ये जो है अपना, ये किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? इसकी बताओ। 45 से नहीं, गलत। वेरी गुड। वो तो सकेंद्रण है, वो तो मुख्य केंद्र है, वो तो सबसे ज्यादा जनसंख्या ना वो है। ये तो इसके ऊपर वाली लाइन देखो, यूरोपीय महासमूह का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है दोस्तों 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पूरा यूरोप महाद्वीप वो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ये जो अक्षांश होंगे वो सभी उत्तरी होंगे, ये तो आपको भी पता है। हाँ देखते हैं, यूरोपीय महासमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, यानी कि ये यूरोप है वो यहां से शुरू होता है, तो यहां यानी कि 40 से और 60 के बीच ही पाया जाता है, जबकि यूरोप तो ऊपर भी है, ऊपर वाले उच्च अक्षांशों में भी है, लेकिन वहां जनसंख्या का सकेंद्रण नहीं है, इसके उसको शामिल नहीं किया गया है। हाँ, यूरोपीय महाजनसमूह 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है या विस्तृत है, के मध्य विस्तृत है या फैला हुआ है। लेकिन थोड़ा समझें यहाँ पे, लेकिन का मतलब क्या है कि ये जो यूरोपीय महासमूह है ये तो 40 से 60 अक्षांशों के बीच पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी ज्यादा सघन जनसंख्या कहां पाई जाती है? ज्यादा जनसंख्या का सकेंद्रण कौन से अक्षांशों में पाया जाता है? वो पाया जाता है 45 से 25 अक्षांश उत्तरी अक्षांशों के बीच में। चलो देखते हैं, लेकिन जनसंख्या का सकेंद्रण बहुत ज्यादा, जनसंख्या का सकेंद्रण 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां आप अक्षांश माने एफ और अक्षांश से 55, फिर से लिख देता हूं, उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अरे यूरोपीय महासमूह है वो तो 40 से 60 के बीच पाया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा जनसंख्या का बचाव कहां पाया जाता है? जनसंख्या का सकेंद्रण कहां पाया जाता है, या कहेंगे जैस जनसंख्या की सघनता कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है 45 से 55 उत्तरी अक्षांशों के बीच में। तो ये आपका यहां एक विशेषता क्लियर हो गई। अगली विशेषता देखते हैं दोस्तों, 5वीं विशेषता। पहले इसको आप लिखिए, नोट्स के रूप में लिखो।
लिख लिया। चलो देखते हैं अगली विशेषता, देखते हैं कि यूरोपीय महासमूह है, क्या है, यूरोपीय महासमूह है, यूरोपीय महासमूह के लोगों का जीवन स्तर उच्च पाया जाता है। इन लोगों का जो जीवन स्तर है वो उच्च पाया जाता है। कहने का मतलब यूरोपीय लगभग सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, तो वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो उच्च पाया जाता है, और अपना जो जीवन स्तर है वो निम्न यानी कि मीडियम या मध्यम है। चलो देखते हैं अगली विशेषता और लिख लो, एक छठी विशेषता, यूरोपीय जनसंख्या का जो आजीविका का आधार है या अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो गैर कृषि कार्य है। इसको थोड़ा सा गौर करें, ये ठीक यूरोपीय जो महासमूह था उसके विपरीत है। थोड़ा गौर से सुने, नजर मेरी तरफ होनी चाहिए आपकी। यानी कि यूरोपीय जो जनसमूह है इनके लोगों का जीवन का आधार या जीवन यापन करने का आधार क्या है, कौन से कार्य हैं, और एशियाई महासमूह के लोगों का जीवन जीने का आधार क्या है। तो हमने उस क्लास में पढ़ा था कि एशियाई महासमूह के ज़्यादातर देश हैं वो कृषि कार्य करते हैं, जापान को छोड़कर। ऐसा याद आ रहा है लाइन? एशिया महासमूह के लगभग सभी देश है वो कृषि प्रधान है, कृषि कार्य करते हैं, केवल जापान को छोड़कर। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय, तो यूरोपीय महासमूह के सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था का आधार है या जीवन यापन करने का जो तरीका है वो है दोस्तों गैर कृषि कार्य। तो यहाँ लिखेंगे यानी कि यूरोपीय देशों के जो लोग हैं या जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य पर अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी कि गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं? कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं, कृषि पर आधारित नहीं इनकी अर्थव्यवस्था या जीवन यापन। कृषि कार्य नहीं करते ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गैर कृषि कार्य करते हैं। यहाँ गैर का मतलब क्या होता है? बिना कृषि कार्य, कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्य करते हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक, ये कार्य करते हैं। चलो देखते हैं अगला, लिखो यूरोपीय महासमूह के देशों की आजीविका का मतलब जिंदगी जीने का जो तरीका है या फिर अर्थव्यवस्था है, देशों की आजीविका यूरोपीय महासमूह के देशों की आजीविका का आधार या बेस गैर कृषि कार्य है। गैर कृषि कार्य कौन से होंगे दोस्तों? गैर कृषि, यहां गैर लिखा है, गैर के ऊपर 2 मात्रा लगाई मैंने। गैर का मतलब होता है बिना कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में ये लोग हैं अपनी आजीविका चलाते हैं, या उस पर ये डिपेंड करती है, इनकी आजीविका या इनकी अर्थव्यवस्था है वो आश्रित होती है, ऐसे मानो आप। चलो देखते हैं यूरोपीय महासमूह के देशों की आजीविका का मुख्य आधार गैर कृषि कार्य है। तो ये भी एक इनकी विशेषता है। ज्यादातर यहाँ के लोग व्यापार, वाणिज्य या औद्योगिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनकी आजीविका वहां से प्राप्त होती है इनको, आय इनको। तो क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, कहाँ आई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति है वो यूरोप में ही आई थी, और यूरोप के इंग्लैंड देश में आई थी, और उसके बाद उनके जो संस्पर्शी देश है, उनके आसपास के देश है, पड़ोसी देश है, उनमें फैलती गई। और औद्योगिक क्रांति का सबसे ज़्यादा विकास है वो यूरोप महाद्वीप में हुआ था। इसी कारण इन लोगों की जिंदगी जीने का या फिर आजीविका है वो गैर कृषि कार्य है, और एशिया के लोगों का कृषि कार्य पर डिपेंड करता है उनकी ये आजीविका या अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। चलो दोस्तों, आप इसका नोट्स के रूप में तैयार करें। चलो इसकी 1-2 विशेषता और बची है वो लिख लेते हैं। एक अगली विशेषता लिखो। कितना नंबर विशेषता हो गई थी? 4 हो गई थी कि 5?
7 हो गई, 7वीं लिखते हैं। 7वीं विशेषता इनकी, यानी कि इस महासमूह या यूरोपीय महासमूह के देशों के जो लोग हैं वो 75% से ज्यादा लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं। इसकी संख्या आप 70% या 75% के बीच बता सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि 70% लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं। क्या करते हैं, 70% लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं। यहां लिखते हैं यूरोपीय महासमूह के 70%, लगभग आ गया, लगभग 70% लोग नगरों में निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। अगली विशेषता लेते हैं, 8वीं विशेषता ले लेते हैं, यानी कि इस महासमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर ही नियंत्रण है, दोनों ही संतुलित है, दोनों ही लगभग समान सी रहती है। तो जनसंख्या वृद्धि का इन देशों पर ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है जैसे कि एशिया में है। लिखते हैं यूरोपीय देश, मैंने बताया कि लगभग ये यूरोपीय देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ साक्षरता लगभग 95% से अधिक पाई जाती है, कुछ देशों की साक्षरता है वो 100% पाई जाती है। इसी कारण ये लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही विकसित होते हैं। चलो देखते हैं यूरोपीय महासमूह है, यूरोपीय महासमूह के देशों में या राष्ट्रों में, महाद्वीप कौन सी, यूरोपीय महासमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है। लिख लो आप, देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित है या कहीं संतुलित है। जन्म दर व मृत्यु दर नियंत्रित है, इसलिए नियंत्रित है, इसलिए यहां जनसंख्या वृद्धि कोई बड़ी समस्या नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या नहीं है, जैसे एशियाई के देशों में सबसे बड़ी समस्या ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन यूरोपीय देशों में यह समस्या नहीं है क्योंकि वहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही समान है। हाँ, कुछ उत्तरी यूरोपीय जो देश है जैसे साइबेरियाई रूस कह सकते हैं, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड या फिर नार्वे, सॉरी कनाडा नहीं, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, आइसलैंड और साइबेरियाई रूस, इन देशों के अंदर वहां की सरकारें जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है कि वहां जनसंख्या बढ़ाओ कैसे न कैसे, लेकिन जनसंख्या बढ़ नहीं रही है यूरोपीय ठंडा प्रदेश होने के कारण। लेकिन भारत जैसे, चीन, भारत जैसे देशों के अंदर जनसंख्या नियंत्रण यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर कम करने की कोशिश कर रही है सरकारें। तो यहाँ के कुछ देशों की सरकारें हैं वो जनसंख्या बढ़ाने पर बल देती है, जोर देती है। क्यों? क्योंकि उनको भय रहता है कि आने वाले भविष्य में कभी ये जनसंख्या घट न जाए, कम न हो जाए। बिल्कुल क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पीछे इसी लेसन में हमने पढ़ा था कि पूर्वानुमानित जनसंख्या ज्ञात करने के लिए कौन से सिद्धांत को काम में लेते हैं। आप बताओ, दो चार में से कोई बताओ। पूर्वानुमानित जनसंख्या, जैसे आज 2020 है तो 2030 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2040 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, लगभग अनुमानित जो आंकड़ा लिया जाता है तो वो एक सिद्धांत है अपना। किस सिद्धांत के द्वारा पता लगाया जाता है?
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अपने लेसन में है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से पता लगाया जाता है पूर्वानुमानित जनसंख्या का, यानी आने वाले भविष्य में कितनी जनसंख्या होगी किस क्षेत्र की, वर्तमान जनसंख्या को देखकर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो। हाँ, इसकी एक विशेषता ये हो गई। अगली विशेषता लिखो, इसकी 9वीं विशेषता आप लिख लो कि इस महासमूह के लगभग सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। श्रेणी का मतलब यहां श्रृंखला है या लाइन है, आते हैं। श्रेणी का मतलब श्रृंखला, मेखला, लाइन में आते हैं। तो इस प्रकार इस महाजन समूह की कुछ विशेषताएं आपने देखी हैं। इनको आप याद करें। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगले जो महासमूह 2 बचे हैं अपने, एक तो अमेरिकी महासमूह है और एक अफ्रीकी महासमूह है, उन दोनों महासमूहों को हम एक क्लास के अंदर ही समेटने वाले हैं कल। तो आप इस वीडियो क्लास को फिर से देखें, बार बार देखें, कंठस्थ हो जाए। आपके पास इतना बड़ा मौका है कि इस बार शॉर्ट सिलेबस के अंदर आप बड़े अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस छुट्टियां जो चल रही है आपकी, अब इसका आनंद लेते हुए पढ़िए अपने YouTube चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेस से। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।